सिंस यू ऑल नो दैट हम लोग करने क्या जा रहे हैं, तो जो भी हम करने जा रहे हैं जोहो सेशन चैप्टर्स, इस चैप्टर को हम करीब 14 से 15 में खत्म कर पाते हैं। तो मेरा मोटा मोटी तरीका क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, चैप्टर्स को ट्रैक नहीं कर पाते कि हम अभी क्या कर रहे हैं और अब क्या बचा है, और जिगजैग हो जाता है। तो पहला कंफ्यूजन वो होता है। तो ये जो शीट है ये सबके अपने अपने नाम की होती है, यू डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट एनीवेयर। अब इसमें क्या है, हम अपडेट करते हैं कि डे 1 का ये काम है और इतने काम हो गए। तो सबसे पहला होना क्या चाहिए, जब भी आप किसी सीआरएम ट्रेनर से काम करते हो या किसी को बोलते हो मेरा सिस्टम लो, आपको पहले अपना एक सैंडबॉक्स क्रिएट कर लेना होता है पहले दिन। वो अभी मैं को दिखा दूंगा ताकि कोई भी आप में से चाहे तो सीख जाएगा कि सैंडबॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे। सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डे 1 पे, वो हम लोग आज अभी करने जा रहे हैं, जिसमें हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि आप व्हाट्सएप कौन सा यूज करोगे, ईमेल कैसे यूज, कौन सा इंटीग्रेट करोगे, ये आपको एकदम डिसिसिव होना चाहिए। आपका जो जोहो वन आपने पैसा किया, पेमेंट किया होगा, उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मुझे जो जरूरत होती है, जो मेरे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो है जोहो फॉर्म्स। जोहो सीआरएम तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जोहो सीआरएम के ये सब अटैच्ड एप्स हैं। ये ऐप इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो जब आप जैसे जैसे ट्रेनिंग प्रोसीड करोगे, आप देखोगे जोहो फॉर्म जोहो सीआरएम के साथ रिलेटेड है। तो क्या यूज है वो आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग समझ आएगा। जोहो साइट्स इंटर रिलेटेड है बट ऑप्शनल है। जोहो साइट का मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, बट कभी कभी अगर आप लोग वेबिनार, सेमिनार या अपनी कुछ सेशंस वगैरह अच्छे से करना चाहते हो, ब्लॉग्स डालना चाहते हो, तो आपको ये पड़ेगी जरूरत। जो सोशल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इग्नोर्ड है सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग सब क्या करते हैं, जब मन करता है कहीं पोस्ट कर देते हैं, जब मन करता है कभी डाल देते हैं कोई। बट जनरली जोहो सोशल आपको देता है एक एबिलिटी टू पोस्ट एवरीथिंग सिस्टमेटिकली एंड प्लान्ड इट एट ए गो। आप एक पोस्ट को मल्टीपल सोशल में डाल सकते हो एक ही बार में। तो वही चीज इंस्टा के लिए बन जाता है, वही फेसबुक के लिए बन जाता है, वही ट्विटर में चला जाता है, वही लिंक्डइन में चला जाता है। जितने भी आपने मैप किए हो वो सब एक साथ चला जाता है। तो और आप इसका कैलेंडर भी बना सकते हो खुद। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार में 6 महीने का प्लान कर लो। तो 6 महीने में सारे ग्रीटिंग, सेलिब्रेशंस ये सब डाल दो, कुछ हफ्ते के कोट्स डाल दो, और कुछ जो आपको लगता है कि आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वीडियोस डालना है, वो सब प्लान करो। जोहो लैंडिंग पेज ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हम इस्तेमाल करेंगे जब आप लोग लीड ओरिएंटेड वर्क करोगे। होता क्या है कि अभी हम लोग सब लोडेड हैं अपने क्लाइंटों को लेके, तो हम लीड की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं लीड जनरेशन में, क्योंकि हमको क्लाइंट ही का प्रेशर बहुत है और उन्हीं के रेफरेंस बहुत है। तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम एकदम इस पे जंप करें, बट ये आपको धीरे धीरे ऑर्गेनिक ग्रोथ देता है। तो ये लैंडिंग पेज आएगा कि कैसे हम लीड जनरेशन इससे करते हैं। जोहो बुकिंग मैं एक्टिवेट तो करता हूं, क्योंकि आप लोग को एक पैटर्न चलाने की मैं राय देता हूं कि एक पैटर्न चलाओ जिसमें आपके बच्चे, आपके जो टीम है, दे आर नॉट सो कैपेबल कि वो जाके बेच ले, लेकिन वो आपको बेच सकते हैं। तो हम लोग गलती फिर से ये करते हैं, एज एमएफडी चाहते हैं कि मेरे टीम ऐसा हायर करूं जो जाके मेरे कस्टमर को हैंडल कर ले, बेच दे। वो सब वो नहीं करने पाएगा। अगर आपको बेहतर एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट करना है तो आप उनको सिर्फ इतना सिखाओ कि मुझे बेच लो, मेरे को जाके वहां पे सेल करो। बोलो कि सर आप 15 मिनट, आधा घंटा मेरे बॉस से बात करेंगे ना, तो आपको बहुत इनपुट मिलेगा। तो उसको कैसे बेचना है वो मैं मॉडल बताऊंगा, बट तब ये जोहो बुकिंग बहुत काम आता है। तो इन लोग का टास्क ही होना चाहिए कि भाई ठीक है, आपके लिए उसने 5 अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर दिए 1-1 घंटे के। तो जैसे आप मुझसे अभी बात कर रहे हो, तो हम लोग एक ब्लॉग्ड वेबिनार कर रहे हैं, मतलब एक ब्लॉग्ड मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे आप पूरे अपने हफ्ते में 4-5-6 भी आपकी टीम ले आती है, कोई रात की कोई सुबह की। तो ये सब जोहो बुकिंग से होता है। आपका कैलेंडर ओवरलैप नहीं होता और आपको पता होता है उनको कि कौन सा स्लॉट मेरे बॉस का खाली है। और एज ए बॉस आपका काम है बस जोहो बुकिंग में अपने स्लॉट्स अवेलेबल रखना, जो नहीं अवेलेबल है उसको आप पहले से आउट कर देते हो। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है आज के दिन में, जिसे हम इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग सेशन कहते हैं। दूसरा है जोहो कैंपेन्स, जो आपका ऑटोमेट होना चाहिए, जो आपको एक बजट देता है। तो ये भी हम एक्टिवेट करेंगे। और सीआरएम का सैंडबॉक्स वो अभी अभी हम करेंगे। इंडिविजुअल होता है, जब ज्यादा लोग नहीं होते तब तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्शन में काम करता हूँ, बट अगर 2-4-5 लोग होते हैं तो हम सैंडबॉक्स में काम करते हैं, क्योंकि टीम को दे देते हैं कॉपी करने को। तो टीम को मैं प्रोडक्शन दे नहीं सकता, तो मैं सैंडबॉक्स देता हूँ आपका ना। सैंडबॉक्स और प्रोडक्शन में कोई खास टेंशन नहीं है। जिस दिन आपको चीज अच्छी लगी, आपने कहा कि इसको प्रोडक्शन में दे दो, हम बटन दबाते हैं, जो कुछ भी सैंडबॉक्स में बना है वो प्रोडक्शन में ट्रांसफर हो जाता है। नाउ डे 2 जो सेकंड हमारा काम होता है, वो होता है आपके लीड मॉड्यूल पे काम करना। और लीड मॉड्यूल का पूरा एक प्रोसेस होता है, जिसके तहत लीड ऐड करने से लेके
ऑटोमेशन के हिसाब से जिस लीड ने कोई जवाब नहीं दिया, एक्शन नहीं हुआ और वो पेंडिंग है, उसको ऑटोमेटिक नजिंग हो रही होती है। इस प्रोसेस को लीड नर्चरिंग कहते हैं। ईमेल से करते हैं, कई तरीके से करते हैं। वहाँ कैंपेन्स का हम ऑटोमेशन लगाते हैं और लैंडिंग पेज पे उसको गिराते हैं। तो वो लीड नजिंग के बहुत सारे आइडियाज इसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। डे 3 है आपका सीआरएम शुरू होता है, तब तक हम सैंडबॉक्स में सीआरएम डाल चुके होते हैं और उसके जो रिलेटेड मॉड्यूल है क्लाइंट के, जो मैंने आपको स्कोप में भी डाला था और आपके लिए भी बहुत जरूरी है, एक हर क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल कैप्चर करना, उसके डेस्टिनेशंस कैप्चर करना, उसके प्रपोजल्स कैप्चर करना, उसके सारे यूसीसी वगैरह जो आपने बना रखे हैं या बनाएंगे वो सब कैप्चर करना, साल में उसका रिव्यू सिस्टम देखना और फीडबैक करना। ये आपके बेसिक 5 कॉम्प्लायंट काम है जो किसी भी एमएफडी को करना ही है अच्छे बिजनेस को मॉडल में लाने के लिए। अगर आप इसमें से कोई भी एक स्किप करते हो तो जब ड्यू डिलिजेंस का फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां पे वो दिक्कत होगी। अदरवाइज अगर आप ये पूरे 4 काम करते हो तो आपका ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर्ली कवर्ड हो जाता है और उसके लॉजिक के साथ हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कवर हो जाता है। डे 8 आपका फाइनली शुरू होता है जब आप फोलियोज का काम शुरू करते हैं, इंपोर्ट शुरू होता है और आपके क्लाइंट का मास्टर और क्लाइंट का एयूएम एसआईपीज वगैरह इसके सिस्टम में आना शुरू। नाउ डे 9 फिर हमको एलआई एचआई वगैरह के प्रोडक्ट्स को मॉड्यूल को अंदर लाना है और फिर ईमेल व्हाट्सएप टेम्पलेट बनाना है, फिर फाइनली ब्लूप्रिंट, फिर वर्कफ्लो, तब टेस्ट रन एंड डे 15 टीम ट्रेनिंग। नाउ यू हैव टू राइट, ये जो लिंक मैं देता हूँ सबका इंडिविजुअल दे देता हूँ, तो लोग यहाँ पे अपना अपना स्टेटस लिखते हैं कि मेरा हो गया, मेरा पेंडिंग है, विच इज विजिबल टू मी ऑल्सो, यू ऑल्सो, इज शेयर्ड लिंक है, तो ये प्राइवेटली होगा या फिर ये कॉमन लिंक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम आपके सिस्टम में अभी आने जा रहे हैं, उससे पहले बता दूं, जस्ट फॉर द रिवीजन फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग विथ मी और जो नए हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन आपको ये करनी पड़ती है ताकि आपका टाइम लैग कम हो। 3 चीज आपके पास होनी चाहिए और टू गेट इट स्मूदर। गूगल बेस्ड ईमेल आईडी हो तो बहुत अच्छा है, अगर गूगल बेस्ड, इससे स्पैम नहीं जाती। और अगर गूगल बेस्ड नहीं है, आपके सेल्फ डोमेन का है, तो कभी कभी सेल्फ डोमेन में व्हाइट लिस्टिंग इशू होती है जिससे स्पैम चला जाता है। बट फिर भी अगर आपका सेल्फ डोमेन है चलेगा, मतलब डोमेन तो आपका सेल्फ ही होगा। मेरे ख्याल से ईमेल खरीदने की बात कर रहा हूँ। ईमेल अगर आपने गूगल से नहीं खरीद के डोमेन प्रोवाइडर से खरीदा है, होस्टिंग प्रोवाइडर से खरीदा है, तो फिर व्हाइट लिस्टिंग थोड़ा प्रॉपर करना पड़ता है। तो देखो, ईमेल प्रोवाइडर के बारे में जस्ट हम लोग एज ए फ्रेंड जानने के लिए बता रहा हूं ताकि टेक्नोलॉजी से वाकिफ रहो। ईमेल प्रोवाइडर कोई भी हो सकता, बहुत सारे कंपनियां हैं इंडिया में जिसमें से जोहो, गूगल, ये लोग थोड़े फेमस नाम है, बट बहुत सारे लोग ईमेल बेचते हैं। बट ये लोग क्या बेचते हैं, ये सिर्फ अपना इंटरफेस बेचते हैं, ये लोग ईमेल प्रोवाइडर नहीं है। जैसे मान लो आपने खरीदा sagar@gmail.com, दैट मीन्स आपने गूगल से मेल खरीदा और जीमेल वाली आईडी का, जीमेल इज द डोमेन, लेकिन आपने खरीदा sagar@ratingsuccess गूगल से, तो वो आपका डोमेन का जीमेल हुआ। तो गूगल कहता है कि तुम कोई भी मेल मुझसे खरीदो, मैं तुम्हें दूंगा मेल मैनेजमेंट का बढ़िया कंसोल जिसके अंदर तुम आराम से मेल देख सको। तो आप गूगल से खरीदें या जोहो से खरीदें, ये लोग अल्टीमेटली आपको कंसोल बेच रहे हैं जिसका वो 160 रुपया 200 रुपया महीने का जो भी लेते होंगे वो आपको पर आईडी लेते हैं, ठीक है। और उसमें वो डेटाबेस का जगह बना देते हैं कि आपकी मेल्स को मैं स्टोर करूंगा, तो 40 जीबी 30 जीबी। आज से पहले ये काम कौन करता था, बहुत पुराने जमाने में आउटलुक करता था। तो विंडो में आउटलुक हुआ करता था, हम लोग मेल कोई भी बनाते थे आउटलुक में ऐड कर देते थे। और आउटलुक क्यों फेल होने लगा, क्योंकि लोकल सिस्टम में भर जाता है मेल, फिर मेल आने बंद हो जाते हैं और आपका डेटा स्पेस इशू होता था। तो ये सब क्लाउड वाले लोग पैदा हो गए। तो क्लाउड में आप आउटलुक से भी खरीद सकते हो, गूगल से भी खरीद सकते हो, जोहो से भी खरीद सकते हो। आपने जोहो खरीदा कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जोहो और ये जोहो का कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपने ईमेल खाली खरीदा उनसे, आपने सीआरएम नहीं है और जोहो वन नहीं है, दैट इज इंटायरली सेपरेट। नाउ व्हाट्सएप नंबर एक्टिवेशन के लिए आपको ये तय करना है कि जिस दिन हम एक्टिवेशन चालू करें उस दिन आपका फेसबुक पेज एक्टिव होना चाहिए अपने नाम का। सो यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग पेज ही बना देते हैं अपने कंपनी के नाम का, वैसा वैसा नहीं होता। पेज हमेशा मालिक का होता है, ओनर का। ओनर जो होता है वो व्यक्ति होता है, कंपनी नहीं। व्यक्ति फिर जितने पेज चाहे बनाए। तो ये इन्वायरमेंट सेट है फेसबुक का या मेटा का। मेटा कहता है, तो बहुत सारे लोग मेल बनाते हैं, जैसे एग्जांपल इन्फिनिटी फिंसर फेसबुक पे बना दिया। फेसबुक को लगा कि इन्फिनिटी फिंसर व्यक्ति का नाम है और वो उसको ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है।
यानी फर्स्ट मेल, फर्स्ट फेसबुक पेज शुड ऑलवेज बी इन द नेम ऑफ योर्स, एंड उससे बना होता है बाकी के बिजनेस पेज। तो मुझे वो आपका पर्सनल वाला पेज एक्टिव चाहिए, होना चाहिए। डिसीजंस आपको कुछ लेने हैं बिफोर यू स्टार्ट द सेटअप, मे बी यू टेक 1 डे 2 डे 3 डे। डिसीजन क्या लेना है? पहला कि डेटा सोर्स म्यूचुअल फंड का क्या होगा, इंश्योरेंस का क्या होगा, और दूसरे एसेट्स का क्या होगा। ये डेटा सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सीआरएम को माल नहीं दोगे तो वो आउटपुट नहीं देगा, और अच्छे से इसको सामान मिलेगा तभी ये काम करेगा। अगर सीआरएम को ये पता है कि एक आदमी की मैच्योरिटी है, उसकी पॉलिसी की रिन्यूअल है, तभी वो सीआरएम ऑटोमेशन में वो काम पुश करेगा और टास्क क्रिएट करेगा और कस्टमर को इंटीमेट करेगा, लेकिन अदरवाइज तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पहला दो बात इंपॉर्टेंट है, एक है हिस्टोरिक और एक है फ्यूचर। हिस्टोरिक एक बार को करने के लिए कोई बड़ा मेहनत नहीं है। अगर आपका डेटाबेस किसी भी जगह संग्रह है, एक जगह एक्यूमुलेटेड है, तो हम हिस्टोरिक खींच देते हैं। उसके लिए एक्सेल में आपके पास सामान होना चाहिए। नाउ व्हेन पीपल गिव इट एंड दे ट्राई टू कवर इट, उनको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये तीनों डेटा में, चाहे एमएफ का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे कोई और भी हो, एफडी हो, बॉन्ड हो, एक कॉमन कड़ी होनी चाहिए। नाम कैन नॉट बी द कॉमन कड़ी, सो दैट कड़ी कैन बी पैन कार्ड। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो क्लाइंट आईडी, जैसे कि मान लो इन्वेस्टवेल, रेड विजन, ये लोग क्लाइंट को एक यूनिक आईडी देते हैं। तो आप या तो यूनिक आईडी से ये मैप करोगे सबको, एक तो आपके इंश्योरेंस के एक्सेल में भी वो आईडी होनी चाहिए, आपके म्यूचुअल फंड के एक्सेल में भी होनी चाहिए, तभी आपके सीआरएम के अंदर आप पुश करोगे तो सब एक क्लाइंट के अंदर में स्टोर होगा। तो ये एक चैलेंज आ जाता है। तो जब भी मैं लोगों को बोलता हूँ डेटा सोर्स दो, तो वो एक ऐसा डेटा देते हैं जिसमें मान लो पैन नहीं है, दूसरा देते हैं तो उसमें आईवेल कोड नहीं है, तीसरा देते हैं तो वो आप लोग को तय करना है। इन सबसे सेफ होता है सॉफ्टवेयर आईडी, लेकिन सॉफ्टवेयर आईडी अगर आपको सब चीज की नहीं मिल रही है तो फिर आपको पैन को आधार बनाना होगा। पैन में रिस्क सिर्फ छोटा सा है, ज्यादा नहीं। पैन में इतना रिस्क है कि माइनर जो है बेचारा पेरेंट के साथ घुस जाएगा। यानी जब कभी जोहो सीआरएम में आप कोई फोलियो का पोर्टफोलियो निकाल रहे होगे या कोई रिकमेंडेशन पुश कर रहे हो ऑटोमेशन में, तो वो मतलब वो चला जाएगा माइनर का भी पेरेंट्स को। तो इट इज नॉट बैड, बट ओनली थिंग इज कि इट गेट्स मर्ज्ड एट वन प्लेस पैन। तो वो मैनुअली आप चाहो तो ठीक कर सकते हो, बट अदरवाइज पैन इज अगेन गुड यूनिक आईडी। तो जिस भी एक्सेल में पैन होगा और या आईडी होगा, हम वो सब एक बार में खींच देते हैं। नाउ फ्यूचर, अब फ्यूचर में कौन करे ये काम? तो दो तरीका है, या तो वहां से सारा कुछ आपकी टीम को सिखा दिया जाए कहां से लिया जाता है और कोई एक मेंबर ये काम हफ्ते में एक बार करे। दूसरा तरीका है वो लोग एपीआई देते हो। अगर वो लोग एपीआई देते हैं आपको तो हम वो एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन 90% लोग नहीं देते हैं। जो मार्केट के सर्वर प्रोवाइडर्स हैं वो लोग अपना एपीआई नहीं देते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ आपको एक्सेल सीट वाला ही प्रोसेस करना होगा। हाँ, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो मैंने उस दिन बताया था, आप लोग फिंसिस को एक्टिवेट कर लो। अगर आप फिंसिस एक्टिवेट करके सिर्फ एपीआई के लिए यूज करते हो तो सिर्फ 15,000 रुपए प्लस टैक्स हम एपीआई का चार्ज लेते हैं, क्योंकि हमारे केस में सर्वर खरीदना पड़ता है और होस्टिंग एक खरीदना ही पड़ता है। तो सर्वर और होस्टिंग मतलब दोनों जो आपके साथ जाती है डोमेन के साथ, उसके लिए ये चार्ज पड़ जाता है आपको। और ये एनुअल पड़ता है, क्योंकि आपको होस्टिंग हर साल रिन्यू करनी है, बजाय मतलब आपके पास है अपना होस्टिंग फिर भी करना पड़ जाता है, क्योंकि आपको डेटाबेस रखने की जगह चाहिए। डिफरेंस ये है कि 21,000 वाले में हम आपका ऐप और जो इंटरफेस सब कुछ सप्लाई करते हैं। तो लेकिन जो लोगों को, जैसे आप इन्वेस्टवेल से हैप्पीली काम कर रहे हो, तो आपको ये वाला नहीं चाहिए होगा, क्योंकि आपका तो कस्टमर उन्हीं का ऐप देखता है, कस्टमर उन्हीं का पोर्टफोलियो देखता है, तो व्हाई विल यू नीड अनदर थिंग। तो आपको सिर्फ होस्टिंग में डेटा चाहिए और वो डेटा से एपीआई का इंटीग्रेशन चाहिए। कुछ नहीं बनाना पड़ेगा आपका, बस जाके वहां पे पैन बेसिस पे अपडेट हो जाएगा। जो कुछ भी है सब जो आपका बन रहा है सब इन्वेस्टवेल के हिसाब से ही चलता है। सिर्फ दो चीजें यहाँ पे आप कर रहे हो, आप क्लाइंट का सारा ट्रांजेक्शन और क्लाइंट के सारे मास्टर्स, इन दोनों को एपीआई के थ्रू अपडेट कर लेते हो डे टू डे। With some example, I will show you how it gets updated। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को पूरे रिकॉर्ड में नहीं लेते, उसका एंड ऑफ द डे पोर्टफोलियो तो फिंसिस वो करता है। फिंसिस में उस ऑल ट्रांजेक्शन अंदर आती है आपके सॉफ्टवेयर में, बट जब हम सीआरएम में जो इनपुट लेते हैं, हम उसका डे बैलेंस लेते हैं। जैसे एक आदमी का पहले 1 लाख था, कल उसने 20,000 डाला तो अब 1,20 हो गया। तो फिंसिस क्या करता है, अपने एपीआई से 1,20 चेंज कर देता है उसके एवन को। सो थिंग्स आर चेंज्ड। ये पूरा स्टोर आपके सर्वर, इसी का आप खर्चा दे रहे हो। ये 15,000 में आप सर्वर खरीद रहे हो एक विंडो का, जिसके अंदर सारा डेटा आपका स्टोर होता है, जिसके आप ओनर होते हो।
तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो टेक सेवी नहीं है या अननोन लोग हैं, उन लोग को लिए ये इम्पोर्टेंट लेसन है कि प्राइवेसी के लिए आपको ये एफटीपी और चीजें अपने पास मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि हम तो होस्ट खरीद के डाल देते हैं, मैनेज इट एंड यू हैव टू कीप इट ऑन योर ओन, क्योंकि आपका पूरा एक तरह से ओपन डेटाबेस हो गया सर्वर पे, इसे रखना आपका काम। द सेकंड थिंग यू हैव टू डिसाइड, ये डिसीजन बॉक्स चल रही है अभी, तो सेकेंड थिंग यू हैव टू डिसाइड इज योर रिस्क प्रोफाइलिंग मेथड। और मेरी सजेशन तो हम देंगे ही, मेरा प्रेफरेंस हमेशा ऑटो रहता है, क्लाइंट को देना चाहते हैं और आपकी मॉडल है तो नॉट एन इशू, हमको ये बताएंगे तो मैं अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन में चेंजेस उस हिसाब से करता हूँ। ऑटो में ये होता है कि क्लाइंट बनते ही चला जाता है, और जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनको भी एक बार को जाता है जब हिस्टोरिक अंदर आता है, और उसको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिया जाता है। तो जो उनको टेम्पलेट जाएगी, जो वेलकम जाएगा, जो रिस्क प्रोफाइल कंफर्मेशन जाएगी, उसमें मॉडिफिकेशन बटन विल बी देयर विद देम। तो ये आपको डिसाइड करना है। रिस्क प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपको डिसाइड करने हैं और उसकी कैटेगरी। तो जैसे इन्वेस्टवेल के यूजर्स 5 कैटेगरी यूज करते हैं, फिंसिस के यूजर्स 4 कैटेगरी यूज करते हैं, रेड विजन 4 कैटेगरी यूज करता है। तो कोई 4, कोई 5, कोई ये, तो वो आपको पहले से बताना है कि आपके कैटेगराइजेशंस कितने प्रकार के हैं। सो कंजर्वेटिव से लेके एग्रेसिव और वेरी एग्रेसिव, मॉडरेटली एग्रेसिव, तो जो आप बता देंगे वो एक बार को तय हो जाता है। क्वेश्चंस मेरी सजेशन 3 होती है कि 3 क्वेश्चन पूछने चाहिए आपको, 6, 12, 8 पूछना है। तो चूंकि अगर आप ये वाले में चलते हैं, ऑटो वाले में, तो आपको 3 क्वेश्चन से ज्यादा रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप ही को आंसर करना है और आपको ही बना के देना है क्लाइंट की प्रोफाइलिंग, तो आपके लिए 3 क्वेश्चन बहुत है। पहला क्वेश्चन होता है टॉलरेंस पे, दूसरा कैपेसिटी पे, और तीसरा ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस पे। तो जब हम तीनों क्वेश्चंस के आंसर को मिला देते हैं तो सामने आ जाता है आंसर, ये टॉलरेंस इसकी ज्यादा है और इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है, तो ये हाई रिस्क में है। टॉलरेंस कम है, कैपेसिटी ज्यादा है, वगैरह वगैरह, तो वो अकॉर्डिंगली हम मिक्सअप कर देते हैं। तो मेरा प्रोसेस ये है, 50 साल के नीचे एक कैटेगरी मानते हैं, 50 से 70 वालों को हम दूसरे कैटेगरी में रखते हैं, 70 के ऊपर सभी को एक तीसरे कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है। हाँ, सेबी रेगुलेशन मैंने पहले भी एक ट्रेनिंग्स में बताया है, आप लोग भी रेफर करोगे और पढ़ोगे। सेबी साफ साफ कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरा सवाल क्या है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तेरा ग्राहक अपनी कैटेगरी को पहचानता है। जैसे आपने किसी को कहा कि तुम 5 स्टार होटल में जाओ, तुम 3 में जाओ, तुम 2 में जाओ, तो ग्राहक को पता होना चाहिए 5 और 2 में अंतर क्या है। सो इसलिए आपका जो चिट्ठी जाता है उनको रिस्क प्रोफाइल कंफर्मेशन का, उसमें कैटेगरी क्लैरिफिकेशन ठीक से होनी चाहिए, ताकि उसे ये पढ़ के समझ आ जाए कि नहीं नहीं, आई वांट टू मॉडिफाई इट बिकॉज आई डोंट डिजर्व दिस, और मे बी ही विल बी और शी विल बी हैप्पी। तो बस इतना काम करना है, तो आपका काम ड्यू डिलिजेंस का कंप्लीट हो जाता है। वेल्थ डेस्टिनेशन इज द डिसीजन लेना पड़ता है आपको, कि 2 तरह के गोल होते हैं भारत में। एक, मतलब भारत क्या, पूरे फाइनेंस दुनिया में, एक वो लोग जो अपने करंट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जानना चाहते हैं मैं कहां पहुंच सकता हूं, और दूसरे लोग वो जो कहते हैं मुझे यहां पहुंचना है, तुम बताओ कितने पैसे चाहिए। सो 2 मॉडल में से आपको एक मॉडल डिसाइड करना होता है कि आप किस तरीके के एडवाइजर बनना चाहते हो। और अगर आप ये सेकंड वाले एडवाइजर हो जो हमेशा लोगों से डेस्टिनेशन पूछ के तब उनको बताते हो कितना पैसा लगाना चाहिए, तो दैट मीन्स यू आर कैटरिंग टू द एफ्लुएंट क्लास ओनली। आप बड़े हीरो, बड़े स्टार, बड़े बिजनेसमैन के पास जाओगे तो ये सवाल तो ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि आप जो बोलोगे वो दे देंगे, आप खाली गोल प्लान करो। लेकिन जिसको अगर आप कैटर करते हो, वो रिटेल कस्टमर है, उसको आप बता दो कि तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए 70,000 महीने की एसआईपी चाहिए, हो सकता है वो ना कर पाए, तो उसका गोल बनाने का पर्पस क्या रहा फिर। सो द बेस्ट इज, उससे पूछो कितना दे सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम क्या क्या अचीव कर सकते हो। मेरा ये वाला मॉडल है विच आई बिलीव फर्स्ट वन। बट ज्यादातर लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने सॉफ्टवेयर में, या बाजार में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बन के बाजार में है जिसको मैं थोड़ा एंटी हूं कि वो नहीं चलना चाहिए, एंड सेबी भी इसकी एंटी है। सेबी कहती है कि तुम एमएफडी हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है लोगों से गोल वोल पूछने की, तेरा फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अ जॉब, एंड दैट आई थिंक यू ऑल नो दैट। बट इन केस यू डोंट नो, और जो लोग ये सेशन देख रहे हैं, तो अगर आप ये डालेंगे आर एमएफडीज अलाउड टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप देखेंगे आंसर बहुत सिंपल सा आएगा, नो नो, म्यूचुअल फंड एमएफडी इंडिया नॉट अलाउड टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये सेबी का एक रूल है, ये रेगुलेशन है,
अंडर द सेक्शन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। आप इसको वायलेट करना चाहो कर रहे हो क्योंकि अभी तक धरपकड़ नहीं हो रही है, बट जिस दिन होगी, जब भी इस पॉइंट पे कोई स्क्रूटनी हुई या ड्यू डिलिजेंस में पकड़ के ले गया कि सर ये लोग का तो प्लान बी है, ये लोग तो फाइनेंशियल प्लानर हैं, सो पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो ये डिसीजन में आपको हेल्प करेगा, अपने फ्रेंड्स फ्रेटर्निटी को बताने में भी हेल्प करेगा कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कैसे कोई क्लाइंट को हम गोल प्लानिंग करेंगे। और क्यों हमें मना किया जा रहा है? मना इसलिए किया जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि गोल पूछ के और उसके हिसाब से पैसा बताने पे अगर उसने पैसा उतना नहीं दिया तो जो डेफिसिट है उसका क्या होगा? आपको उस डेफिसिट का फुलफिलमेंट करने के लिए एक प्लान देना होगा, उसको बताना होगा कि सर आपकी जिंदगी के ये सपने 70,000 में पूरे होंगे, आज आप मुझे 20 दे रहे हो, जो 50,000 की आपकी डेफिसिट है इसको मैं कैरी करूंगा बुक पे, जो डेफिसिट है इसको मैं हर साल आपको एक बैलेंस शीट के तहत भेजूंगा, दैट विल अपीयर इन योर लिएबिलिटी साइड। उस लिएबिलिटी को फुलफिल करने के लिए मैं धीरे धीरे आपके एसेट्स बेचूंगा या फिर एसेट्स सेविंग से डेवलप करूंगा, आपको हर एक साल बाद उसका एक रिपोर्ट दूंगा कि ये डेफिसिट अब इतना रह गया, और ताकि आपके मर जाने पे आपके पीछे आपकी फैमिली जब इस डेफिसिट रिपोर्ट को देखे तो उसको समझ आए कि मेरे डेफिसिट में एक्चुअली कितना था। वरना केवल गोल बेस्ड पेपर बना के जो लोग आजकल सुंदर सुंदर सॉफ्टवेयर बाजार में अपने आप को बेच भी रहे हैं, उनका वो शीट बहुत सुंदर बनता है, लेकिन जब वो शीट किसी बच्चे को मिलेगा उसके पिताजी के न रहने पे या फैमिली के नहीं रहने पे, तो बच्चा ये सोचेगा कि ये मेरे पिताजी ने ये शायद लगाया है या किया हो, तो इट बिकम्स ए डॉक्यूमेंट फॉर डिस्प्यूट। सो गोल बेस्ड का डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट बहुत है इंडिया में। सेबी ने स्ट्रिक्टली बैन कर दिया कि मैं एमएफडी के तो डिस्प्यूट सुन ही नहीं सकता। आरआईए की प्लानिंग का वो ऑडिट के दौरान अपलोड करवाती है हर साल के टोटल गोल प्लानिंग शीट को, तो इसलिए आरआईए को तो मॉनिटर कर रही है। सो आई थिंक यू नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। सो हम लोग यही अप्रोच से सीआरएम बनाते हैं। नाउ द फिफ्थ डिसीजन यू हैव टू टेक इज यूजर। शुरुआत में लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं क्या लूं, एक लूं, दो लूं, मल्टी यूजर लूं। आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सोचना है कि सीआरएम किस लिए खरीदा जा रहा है। सीआरएम का दो पर्पस है, एक क्लाइंट कम्युनिकेशन का ऑटोमेशन बनाना, उसके लिए एडमिन काफी है, यानी एक ही आईडी से आप सारे क्लाइंट का कम्युनिकेशन हैंडल कर सकते हो। अगर आपके क्लाइंट मैप्ड हैं डिफरेंट स्टाफ के साथ या आरएम के साथ, तो कम्युनिकेशन के जो फुटर है उसमें उनका सिग्नेचर चला जाएगा। तो इसलिए आपको तो वेल मैनेज सिस्टम मिल रहा है, उसके लिए आपको कोई दूसरा आईडी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप उस क्लाइंट ने कोई टास्क क्रिएट कर दी या उस क्लाइंट का कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम आना शुरू हुआ, बैक कम्युनिकेशन विच इज कॉल्ड इनवर्ड, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि एडमिन को कूद कूद के सबको बताना पड़ेगा, या फिर एवरीडे जो कम्युनिकेशन टास्क है, जो किसी ने कह दिया हमको परसों मिलो, किसी ने कह दिया, और वो जिसने कहा परसों मिलो वो किसी मिस्टर दीपक का मान लो क्लाइंट था, तो अब दीपक को तो पता तभी चलेगा जब या तो दीपक के पास आईडी थी और उसके ऐप में ये इंटीमेशन आया, या फिर दीपक को तब पता चलेगा कि एडमिन ने स्मार्टली इस पूरे टास्क को सुबह सुबह व्हाट्सएप के ग्रुप में या अपनी स्टाफ ग्रुप में डाल दिया कि देख लो भाई तेरे तेरे ये टास्क। फिर भी प्रॉब्लम वहां भी आके खड़ी होगी कि अगर उसने टास्क कंप्लीट कर दिया तो वो कहां जाके पंच करेगा कि आई हैव कंप्लीटेड इट। अगर उसके पास यूजर आईडी नहीं है तो एडमिन को बैक बताएगा और एडमिन को जाके सिस्टम में डालना पड़ेगा। So the only thing which you have to decide is, are you having a center of responsibility? अगर वो सेंटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको आपको एक एक यूजर देना चाहिए, उन रिस्पॉन्सिबल सेंटर्स को, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड। शुरुआत में तो सेटअप तक नहीं जरूरत पड़ेगी, बट ये आपको जल्द ही सोचना पड़ेगा। और ये जो कॉस्टिंग होती है, मैं लोगों को कहता हूं कि मान लो 15,000 का आपका वो है जोहो, तो 15,000 का अगर सालाना पड़ रहा है एक यूजर पे, तो आप सब सोच लो उसकी सैलरी है, टेक होम है, तो उसकी टोटल सैलरी के कॉस्ट में 1,000 महीना और जोड़ दो, तो वो कॉस्ट अखरेगा नहीं, बट काम बहुत आएगा, ये मेरा गारंटी है कि ये बहुत काम आता है। नाउ लास्ट डिसीजन वेबसाइट के बारे में लेना है। आप वेबसाइट कहां रखोगे? जहां आपका एग्जिस्टिंग वेबसाइट है वहीं रखोगे, कोई बात नहीं। तो प्रॉब्लम कहां आती है, जो वेबसाइट जहां रखा है वो मैं फिर आपको दूंगा, उसके छोटे छोटे स्क्रिप्ट कोड होते हैं, आपको उन लोगों को देना पड़ेगा जो आपका वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं, ताकि वो उसको वहां पे लगाएं। जैसे आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म जो लगा हुआ होगा अभी वाले वेबसाइट में, उसमें कोई भी भरेगा तो वो जोहोक में नहीं आके कैप्चर होगा, क्योंकि उसका लिंकेज नहीं है। तो इसलिए आपको जोहो से कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के उसकी जो कोड है आई फ्रेम की वो देनी पड़ेगी अपने डेवलपर को, तो वो वहां वाला जो कॉन्टैक्टस पेज है हटा के ये लगाएगा। तो इस तरह के कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो ये ऑप्शनल है आपके पास,
आपको बनाना है जोहो में, तो जोहो तो फ्री देता है आपको साइट। आप एग्जैक्ट माइग्रेशन हमसे करवाओगे तो हमारी टीम जो आपका बना बनाया वेबसाइट है विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस एज इट इज अंदर ला देगी और फॉर्म वॉर्म सारे एक्टिवेट कर देगी और वो जोहो के होस्टिंग में चलने लगेगा। नथिंग विल चेंज, योर डोमेन, योर वेबसाइट, एवरीथिंग विल बी द सेम। सेकंड है कि उसमें ठीक ठाक कराओ, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कराओ, थोड़ा अपलोड कराओ, कुछ टूल्स डालो, कुछ कैलकुलेटर्स डालो, तो वो फिर ये लोग का एक सेट है, वो आपको 25,000 में डेमो दिखा देगा, बना देगा। तो ये डिसीजन आपको लेना है। नाउ तो हमारा देखिए ये अभी का ये डायरेक्टरी है, आप एक यूजर हो यहाँ पे, इस यूजर का कुछ भी चेंज करना हो, नाम, नंबर, ईमेल वगैरह, तो हम यहाँ यूजर को एडिट करेंगे और जो भी हमको चाहिए हम चेंज कर लेंगे। आपके पास कोई दूसरा मेल है, ये मेल आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं मेल आईडीज को। तो यहाँ पाएंगे तो लिखा है मैनेज ईमेल, यू कैन जस्ट गो देयर, ऐड न्यू ईमेल और उसको प्राइमरी बना देंगे। अभी ये प्राइमरी है तो आपके पास एक्चुअली यहाँ अभी भी दो दिखा रहा है, दिस वन इज द प्राइमरी एट योर सर्विस एंड दिस इज द सेकेंडरी। आप सेकेंडरी को रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब आप नहीं चाहते कि सेकेंडरी का इस्तेमाल हो तो आप हटा सकते हैं। सो दैट इज योर चॉइस। और कल को और कोई मेल आईडी ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड करेंगे, तो जो प्राइमरी होगा वही आपकी लॉगिन आईडी बन जाती है ऑटोमेटिक, और जो आपके कस्टमर्स को मेल जाएगा उस पे रिप्लाई टू में ये दिखेगा। भेजने का तो ऑप्शन आपके पास अभी आएगा कि आप किससे भेजोगे। ये तो हुआ पहला चीज। दूसरी है कि एप्लीकेशन जो मुझे चाहिए, फॉर्म्स चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी है, मीटिंग्स ऑलरेडी है, वेबिनार भी इसी से आप कर सकते हो, मीटिंग भी कर सकते हो, बुकिंग ऑलरेडी है, सीआरएम ऑलरेडी है, वेबसाइट है, सोशल है, सेल्स आईक्यू, सो ऑल आर देयर जो हमें चाहिए। तो देयर आर टू वेज टू ओपन सीआरएम और या कोई भी ऐप। आप यहां से भी जा सकते हैं, जोहो वन आपका कंसोल है, यहां से आप जहां जाना चाहते हैं जाइए। तो आप यहां से सीआरएम क्लिक कर लेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे सीआरएम पे। सो बैक एंड फोर्थ इंटीग्रेटेड है। एंड दूसरा है कि सीधे जोहो सीआरएम खोल के बुकमार्क कर लो आगे से कभी भी, तो भी आप सीआरएम खोल लोगे। तो किसी भी ऐप को खोलना हो जोहो के, पहले से जो ऐप खुला हुआ है उसी यूजर नाम आईडी से वो दूसरा ऐप भी खोल देता है। तो ये आपका यहाँ पे खुल गया जो आप उससे होके आए हो, वन से होके आए हो, तो इसलिए ये अभी वन का मेन पेज है जोहो वन का, उसके अंदर सीआरएम खुला हुआ है। सो इंटरफेस थोड़ा सा इस तरह का दिखता है। और एक देखिए मैं सीधे जोहो सीआरएम ही खोल रहा हूँ, सेपरेट ऐप खोल रहा हूँ। तो सेपरेट ऐप खोलने से क्या फायदा, घाटा तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा इंटरफेस का चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इंटरफेस देख रहे हैं बदल गया, क्योंकि अब आप सीआरएम के अंदर हैं और इस सीआरएम में आपके 2498 क्लाइंट्स का डेटा डला हुआ है ना। ये जो डला हुआ है, जैसे भी डला हो, ट्रायल में डाला हो, तो इस वक्त इसको हमें अपने डेवलपर्स को देने से पहले एक मैं सैंडबॉक्स एक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि डेटा अंदर है। तो सैंडबॉक्स में आपके कोई भी क्लाइंट डेटा डिस्टर्ब नहीं होते, ना ऑल्टर होता है, वो अपनी जगह फिक्स रहता है। ठीक है, ओके ओके, गुड डे, गुड डे।